हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश फॉर हिंदी मीडियम। आज के क्लासेस में हम लोग टेंस की ओर चलेंगे और टेंस से पहले वर्ब को थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि वर्ब को समझे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और वर्ब को थोड़ी बहुत समझ के डायरेक्टली हम लोग टेंस में जाएंगे। और अभी तक की क्लासेस में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक झलक देख चुके हैं, हम नाउन को जान चुके हैं, प्रोनाउन के बारे में, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पूरा डिस्कशन कर दिया था। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को आर्टिकल का यूज़ बता दिया था, वैसे यूज़ आर्टिकल का बताया था जो कि नॉर्मली नहीं बताया जाता है। और अगर आप आर्टिकल को उस तरीके से यूज करोगे तो यकीन मानिए आप आर्टिकल में कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है टेंस। वी आर गोइंग टू स्टडी टेंस टुडे। लेकिन टेंस पढ़ने से पहले जो एक चीज़ जिसको हम बेसिक कहते हैं, टेंस की जानकारी से पहले आपको जो जानकारी होनी चाहिए वो होता है वर्ब। वर्ब को जाने बगैर आप टेंस को यूज़ नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्ब। देखो गाइस, वर्ब को तो वैसे बहुत अच्छे से बहुत बड़े पार्ट में बांट सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, देन ट्रांजिटिव वर्ब के टाइप्स, इंट्रांजिटिव वर्ब के टाइप्स, बट आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट क्लासिफिकेशन। मैं उस क्लासिफिकेशन के लिए जा रही हूँ जो कि प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है। दैट इज वर्ब इज ऑफ टू टाइप, वन इज योर मेन वर्ब, अदर इज योर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एंड द अदर इज योर मेन वर्ब। इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल स्पेलिंग PLE। मैं प्रिंसिपल के स्पेलिंग में 1000 टाइम कंफ्यूज होती हूँ और 1000 टाइम इसको सीखती हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट जब लिखना होगा मैं फिर से प्रिंसिपल के स्पेलिंग को मिस्टेक करती हूँ। अगर आप में से ऐसा किसी के साथ होता है तो डू शेयर योर कमेंट। ओके, प्रिंसिपल वर्ब। नो, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? अगेन हेल्पिंग वर्ब का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। एक होता है हमारा एक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मॉडल। आपको डिटेल नहीं जाना, बस इसकी एक झलक देख लो, वो ज़रूरी है, क्योंकि डिटेल आज नहीं तो कल आपको पढ़ना ही है। तो पहले से अगर चीज़ें ब्रेन में रहेंगी तो जब आप दूसरी बार उसको पढ़ोगे तो वहाँ से उसको एसिमिलेशन हो जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है फिर से दो आ जाएगा, एक हमारा हो जाता है एक्सिलियरी वर्ब और दूसरा हो जाता है मॉडल। इससे ज़्यादा मैं अभी यहाँ कुछ नहीं बताऊंगी। एक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, एग्जाम्पल्स में हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में, मैंने बताया था कि अगर आप बिना टेंस को यूज़ किए सिंपल सेंटेंस बनाना चाहते हो तो मैंने बताया था कि अगर वाक्य के अंत में था लगा है तो हम वाज या वेयर लगाते हैं, अगर वाक्य के अंत में है लगा हुआ है तो मीज या मार लगाते हैं, अगर पोजीशन दिखाएगा, अधिकार दिखाएगा तो हम हैड लगाते हैं, हैव लगाते हैं, हैज लगाते हैं। तो ये सारे कुछ जो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सारे के सारे हो गए हमारे एक्सिलरी वर्ब। ओके, और मॉडल में क्या आ जाएंगे? तो मॉडल में आ जाएंगे हमारे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, नीड, ऑल आर इंक्लूडेड अंडर मॉडल्स। ठीक है, इसको हम डिटेल भी करेंगे बाद में, लेकिन आप ये वाला पार्ट अभी याद रखना जो मैं कह रही हूँ। इज, एम, आर, वाज, वेयर, देन हैज, हैव, हैड, ऑल आर एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी पढ़ते हैं कुछ लोग, बट एक्सिलियरी वर्ब इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। और मॉडल में मैंने क्या बताया? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। अभी के लिए मैं बता रही हूँ ताकि आप लोग समझ सको। ठीक है, डिटेल वर्ब की मैं बाद में पढ़ूंगी, अभी मेरा मेन फोकस है टेंस पढ़ना, तो मैं बस एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ वर्ब का ताकि आपको टेंस में तकलीफ ना हो। ठीक है, वर्ब को डिटेल में हम पढ़ेंगे। आप एक बुक है रेन एंड मार्टिन, आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो, बुक बहुत अच्छी है और मुझे उसका पब्लिशिंग करने के लिए, ऐड करने के लिए किसी ने नहीं बोला है, डोंट वरी।
चूँकि मैंने उस बुक से स्टडी की थी तो आई थिंक आई शुड टेल यू दैट, तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आप फॉलो करना, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि आप बुक का नाम बताओ, ठीक है, तो आप रेन एंड मार्टिन नाम की ग्रामर की बुक को फॉलो कर सकते हो। दैट्स अ वेरी ऑथेंटिकेटिक बुक। नाउ मेन वर्ब क्या होता है? वो वर्ब जिसे किसी काम के होने या करने का बोध हो उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल खाना, पढ़ना, लिखना, सोना, तो वो सारे के सारे हमारे मेन वर्ब हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स मैं ऊपर लिख दूँ मेन वर्ब के, यही लिख देती हूँ। मेन वर्ब के एग्जाम्पल में हो जाएंगे ईट, स्लीप, खाना, सोना, रन, दौड़ना, लाफ, हंसना, देन थिंक, सोचना, राइट, लिखना, रीड, पढ़ना। तो दीज ऑल आर वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। तो वर्ब के क्लासिफिकेशन समझ में आए। वर्ब इज ऑफ टू टाइप, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, हैड, हैव, हैज, सारे के सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं, और जिनसे भी किसी काम के होने का बोध होगा वो हमारा मेन वर्ब कहलाएगा। अब एक और यहाँ से जो ट्विस्टिंग बात होती है, एक सेंटेंस को बनने के लिए अगर हम इंग्लिश का कोई सेंटेंस बना रहे हैं, कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, तो 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है सेंटेंस को बनने के लिए। वो 3 थिंग है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस हम बना रहे तो 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब सवाल उठता है क्या ये तीनों में से कोई एक मिसिंग रहेगा तो सेंटेंस बनेगा? हाँ, बन सकता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को हटा दूं, सब्जेक्ट और वर्ब रखूं तो भी सेंटेंस बने। जैसे वह गया, मैं आया, तुम खेले। तो इन सारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम का फल पड़े। जैसे मैं आम खाता हूँ, एक सेंटेंस ले लो, मैं आम खाता हूँ, तो मैं काम को कर रही हूँ, मैं आम खाती हूँ, तो मैं आम खाने का काम कर रही हूँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं आम खाती हूँ, तो जो काम को कर रहा होता है, यहाँ काम को अगर मैंने बोला मैं आम खाती हूँ, तो काम को कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। तो जो काम को करेगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो मैं सब्जेक्ट हो गई। मैं काम क्या कर रही हूँ? खाने का काम कर रही हूँ, मैं आम खाती हूँ। एक मैंने जनरल एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। मेरा अभी कोई मोटिव नहीं कि मैं आपको सब्जेक्ट डिटेल में समझाऊँ या ऑब्जेक्ट डिटेल में समझाऊँ या वर्ब डिटेल में समझाऊँ। मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है। अभी मैं मेनली आपको टेंस पे ले जाना चाह रही हूँ। बीच बीच में हम लोग बाकी सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझते रहेंगे, क्योंकि टेंस के क्लासेस लंबे चलेंगे। और प्लीज़ अगर आप टेंस के क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप टेंस के एक भी क्लासेस मिस मत करना, और ऐसा टेंस समझोगे ना कि आपने आज तक कभी नहीं समझा होगा। आई कैन प्रॉमिस फॉर दैट। ओके, नाउ तो मैं एक सेंटेंस बोली कि मैं आम खाती हूँ, तो आम को खाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। तो जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है, तो मैं सब्जेक्ट हो गई। मैं क्या कर रही हूँ? मैं खा रही हूँ, तो काम क्या हो गया? खाना। और इस खाने का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? आम पे। आम खत्म हो जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। आप एक सिंपली तरीके से अभी समझ लो। तो आम हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वर्ब जिस काम को किया जा रहा है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम का इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि हर सब्जेक्ट में, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब होना ही चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, आप में से कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि मैं तो बकवास कर रही हूँ, बिना सब्जेक्ट के भी मैं सेंटेंस लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। चलो देखते हैं, ठीक है। वर्ब तो आप समझ गए हो,
एक सेंटेंस दिए, आई एम अ गर्ल, ठीक है। दिस एम इज योर हेल्पिंग वर्ब, आई इज सब्जेक्ट, ठीक है। इधर क्या है अभी छोड़ दो, मेरे को सब्जेक्ट और वर्ब समझना भी, मैं मेनली वही समझा रही हूँ। दूसरा मैंने लिखा ही ईट्स, देखो यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ही ईट्स, ईट यानी कि खाना, खाना इज योर वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब। अब आप में से ही कुछ बच्चे हो सकता है बोले कि मेरे को एक छोटा सा सेंटेंस याद आ गया, गो, बताओ इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, गो, बट तो अब इसके कंप्लीट, हाँ ये अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट है, मतलब बोलते हैं ना गेट आउट, चलो गो छोड़ दो, हम बड़े धड़ल्ले से किसी को बोलते हैं गेट आउट, या फिर हम बोल देते हैं शट अप, तो यहाँ तो आप बिल्कुल आराम से बोल सकते हो कि मैंने तो बकवास समझाया है, इन सब में तो सब्जेक्ट है ही नहीं, सिर्फ वर्ब दिख रहा है, जाओ बाहर निकल जाओ, चुप हो जाओ, वगैरह 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 वगैरह, तो इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं। तो बाबू इतना याद रखना कि जो भी सब्जेक्ट यहाँ दिख, जो भी सेंटेंस यहाँ दिख रहे गो, तो गो मैं किसी थर्ड पर्सन को नहीं बोलूँगी, मेरे सामने जो है मैं उसको बोलती हूँ गो, जाओ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो छुपे रहता है यू, इट्स हिडन, छुपे रहता है, यू गो, मेरे गो कहने का मतलब है यू गो, ठीक है। गेट आउट, गेट आउट जब भी हम बोलते हैं यानी इसके आगे एक वर्ड हिडन है, यू गेट आउट, हम बोलते ना है लेकिन सामने वाले को समझ में आ जाता है कि सामने वाले को ही बोला जा रहा है, यू गेट आउट, ठीक है। तीसरा शट अप मीन्स व्हाट, यू शट अप, ओके। तो यहाँ पे क्या हिडन है, यू, यानी कि हम सब्जेक्ट तो है लेकिन सब्जेक्ट को हिडन करके सिर्फ वर्ब लिख करके भी सेंटेंस को बना सकते हैं, इतना समझे। वर्ब क्या होता है, जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होगा, वो वर्ब वैसे दो होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में ईज, एम आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, जितने आगे सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है। फिर हेल्पिंग वर्ब का क्लासिफिकेशन भी मैंने बता दिया, एक्सिलरी वर्ब होगा और मॉडल होगा। एक और अगर बात याद रख सकते हो तो अभी के लिए याद रख लो, हालांकि मैं उसको बाद में भी बताऊंगी, मॉडल के बाद हमेशा V1 ही होता है। गांठ बांध लो कि अगर आप नरेशन नहीं बना रहे हो, यानी स्पीचेस नहीं बना रहे हो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बना रहे हो, वॉइस नहीं बना रहे हो, तो मॉडल्स के बाद हमेशा V1 ही होगा। क्लियर है? नाउ हम टेंस पे आ जाए, वर्ब को थोड़ा बहुत समझ ले जिससे हमारा काम चल जाएगा, सिर्फ काम चलाने लायक समझे हैं वर्ब को, ठीक है। कॉज मैं मेनली यहाँ पर आपको टेंस समझाना चाहती हूँ, तो चलो टेंस की ओर चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेंस, बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बैकबोन है ये, ठीक है। जब टेंस की मैं बात करूँगी तो बताओ इस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप, ठीक है। टेंस का मतलब होता है काल, हिंदी में इसको काल बोलते हैं। ये 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, और फ्यूचर मत पढ़िएगा, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल या भविष्यत काल, एक्चुअली इसको भविष्यत काल कहना ज़्यादा सही है। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। भूतकाल मतलब गोस्ट वाला भूत नहीं, ठीक है। नौ थोड़ा इसको समझ ले। प्रेजेंट टेंस जिससे बोध हो, जिस सेंटेंस को पढ़ने से लगे कि काम अभी जारी है, हो रहा है, यानी कि मैं क्या करूँ बाद में, सेंटेंस के एंड में क्या लगा हुआ है, हूँ, हो,
हमको कुछ नहीं देखना। अगर मुझे प्रेजेंट पहचानना, प्रेजेंट, मैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ प्रेजेंट पहचानना सिखा रही हूँ। अगर मुझे पहचानना है कि गिवन सेंटेंस प्रेजेंट में है या नहीं है, तो मुझे देखना होगा कि सेंटेंस के एंड में है, हूँ, हो लगा है कि नहीं लगा। क्या देखना है, हूँ, हो। ठीक है, हूँ, हो, मतलब हो के टर्म में जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं खाता हूँ, तुम सो रहे हो, मोहन सो चुका है, मोहन 2 सालों से सोते आ रहा है। ठीक है, तो सारे के सारे सेंटेंस में देख लो एंड में क्या लगा हुआ है, हूँ, हो वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस को हम देखते साथ या सेंटेंस को सुनते साथ कैसे पता लगाएंगे कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फिर पास्ट की बात कर रहे हैं? तो देखो, पास्ट टेंस को पहचानने का तरीका होता है, एक तो था लगा रहेगा, था, थे, थी, सिंपल सा, था, थे, थी। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ था मिले, एक और मिल सकता है, या, ये, ई, चुका। वाक्य के अंत में लिखा रहेगा चुका। वैसे चुका को आ के सेंस में ले सकते हैं, चुका यानी आ, चुके, चुकी। ठीक है, यू कैन से कि मैं हिंदी में क्यों बता रही हूँ, मैं इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ा सकती थी। बाबू, जब मैं इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाऊंगी तो फिर आपको इस वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर जो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं और हमसे बेहतर भी पढ़ाते हैं शायद। ठीक है, माई मेन पर्पस इज़ टू गो फॉर दोज पोर्शन जिसको कि इंग्लिश बेसिक्स में ही प्रॉब्लम है, उनको पता ही नहीं कि इंग्लिश हम करें कैसे, तो फिर वो इंग्लिश टू इंग्लिश समझेंगे कैसे, मुझे नहीं समझ में आता है। तो चूँकि हिंदी, अगर आप हिंदी मदर टंग लैंग्वेज के हो तो उनके लिए हिंदी आसान होता है। अगर आप ओडिया के हो तो आपके लिए ओडिया आसान है, आप टेंस ओडिया में सीखो। अगर आप बंगाली के हो तो आप बंगाली में टेंस सीखो। ट्राई टू लर्न इंग्लिश इन योर मदर टंग, इंग्लिश आसान हो जाती है। ठीक है, तो अगर किसी टेंस के एंड में था, थे, थी, चुका, चुके, चुकी है नहीं लगाना है, सिर्फ चुका, चुके, चुकी, या फिर या, ये, ई लगा रहे तो उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। जैसे मैं खा चुका, तुम पढ़ चुके, राधा सो चुकी, मोहन गया, बारिश हुई। तो ये सारे क्या हो गए पास्ट टेंस। इसके अलावा रघु आया था, सुजाता सो रही थी। तो जितने भी वाक्य जिसमें था, थे, थी लगा दे रही हूँ, या फिर चुका, चुके, चुकी लगा दे रही हूँ, या फिर या, ये, ई लगा दे रही हूँ, वो हो जाएगा हमारा पास्ट टेंस। ठीक है, थोड़ा पास्ट टेंस में करेक्शन ज़्यादा है, मैं इसके भी आसान बात बताऊंगी कि आप कैसे याद करोगे। और फ्यूचर में होगा गा, गे, गी, गा, गे, गी। मतलब वह जाएगा, सरिता खेलेगी, मोहन पढ़ेगा, सोहन गाना गाएगा। तो काम हुआ नहीं है, एक्चुअली काम होगा, हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है एट प्रेजेंट, या तुरंत ही ख़त्म हुआ है, या तो एट प्रेजेंट हो ही रहा है, रेगुलर हैबिट पर होता है, या अभी तुरंत ख़त्म हुआ है। तो उसको हम कहने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। पास्ट काम ख़त्म हो चुका। ठीक है, काम खत्म हो चुका, जैसे कि था, थे, थी, चुका, चुके, चुकी, या, ये, ई, तो वो हो जाएगा हमारा पास्ट टेंस। और फ्यूचर क्या हो जाएगा, जिस भी वाक्य, हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा रहेगा उसको हम क्या कहने वाले हैं, फ्यूचर टेंस पहचाने। यानी कि इसमें काम हुआ नहीं, काम होने वाला, काम हुआ नहीं, होगा। हो सकता है 1 मिनट बाद हो सकता है 4 मिनट बाद हो, 4 साल बाद हो, 4 घंटे बाद हो, नहीं पता है, लेकिन इसमें काम अभी हुआ नहीं है, काम होगा। तो ये हमारा कहला जाता है फ्यूचर टेंस। तो यहाँ से टेंस समझे आप। प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे, पहचानना सीखो। अभी इस प्रेजेंट टेंस के साथ हमें लंबा वक्त बिताना है,
ठीक है। और मेरा मानना है कि इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग गिव टाइम टू दैट टॉपिक, टू दैट सब्जेक्ट। पहली बार हो सकता है आपको बहुत बुरा लगता हो सब्जेक्ट, कुछ समझ में नहीं आता, दूसरी बार पढ़ो थोड़ी बहुत समझ में आ गई, तीसरी बार गारंटी पहले से ज़्यादा समझ में आएगी, चौथी बार उससे और ज़्यादा समझ में आएगी। आप जितनी बार उस सब्जेक्ट से भिड़ोगे, उस टॉपिक से भिड़ोगे, उस मुद्दे से भिड़ोगे, वो टॉपिक उतना आसान होते जाएगा आपके लिए। तो प्रेजेंट टेंस में भी लंबा वक्त बिताने वाले हैं, तो आपको प्रेजेंट अच्छे से समझ में आएगा। और अगर वक्त दोगे, टॉपिक को टाइम दोगे, तो उस टॉपिक से प्यार अपने आप हो जाएगा, ठीक है। सो if you want to study, if you want to learn something, give time, ठीक है, to that topic, give time to your other access, not access other accessories, give time to your topic, okay। एक सिंपल सा एग्जांपल, आई एम अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ, स्टूडेंट रही हूँ केमिस्ट्री की। मुझे हिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आज के डेट में हिस्ट्री इज़ वन ऑफ माई बेस्ट सब्जेक्ट। क्या किया मैंने, आई गेव टाइम, 1 महीना 2 महीने, पहले मंथ मैंने जब पढ़ा मुझे समझ ही में नहीं आता था कहाँ का क्या कनेक्शन भिड़ रहा, किसको किससे क्या लेना देना, कुछ समझ में आता। 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना, आज के डेट में आई कैन लिंक अप ऑल द हिस्ट्री, ठीक है। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट को समझना चाहते हो, उससे मोहब्बत करना चाहते हो, सब्जेक्ट से मोहब्बत करना चाहते हो, उस सब्जेक्ट को टाइम दो बाबू, ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। और जिस तरह से मैं आज बात कर रही हूँ ना, मेरी गारंटी है, कल को आप किसी और को बता पाओगे कि आप सब्जेक्ट को टाइम दो, समझ में आएगा, ये आप भी गारंटी दोगे, ठीक है। चलो आगे पढ़ें। आगे मुझे प्रेजेंट टेंस को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इसमें और कुछ मेहनत अभी नहीं करना। टेंस कितने हो गए, 3 हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब मैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस को उठाऊंगी और उसको डिटेल्ड करूंगी, ठीक है। चलो, सो हमने टॉपिक उठाया प्रेजेंट टेंस और उसको आगे समझना शुरू करते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रेजेंट टेंस है वो 4 तरह के हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे, तो वो हो जाएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला, या इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमारा दूसरा हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, ठीक है। हमारा तीसरा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। सिमिलरली जब हम पास्ट में, आपको जो मेहनत लगेगी ना बच्चा, बस इसमें लगेगी, इसके बाद बाकी सब में ना सेम चीज़ें रिपीट होने वाली है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँगी पास्ट, तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना कि हमारा प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप हो गए। कौन कौन से हो गए, तो वो हो गए आपको सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली हमारा पास्ट टेंस के भी 4 टाइप होंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से हमारे फ्यूचर के भी 4 टाइप हो जाएंगे, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको जो एफर्ट लगाना है यहाँ पे लगाना है, बाकी में तो सेम चीज़ें रिपीट होंगी, बस जहाँ फर्क आएगा वो होगा आपका हेल्पिंग वर्ब और अरेंजमेंट, ठीक है, और कहीं फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। पास्ट में पास्ट के हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फ्यूचर में फ्यूचर के हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और प्रेजेंट तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो मेरा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि हम इसको बहुत अच्छे से समझें, इतने अच्छे से समझ ले कि बाकी में ये मुझे हेल्प करे, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करो, हमारा प्रेजेंट टेंस कितने तरह का हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट टेंस 4 तरह का हो गया। पहला कहला जाएगा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, तीसरा हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट, अभी हम लोग इसको सुन लेते हैं आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं सिंपल प्रेजेंट फिर आगे बताऊंगी। अब मैं सिंपल प्रेजेंट की बात कर लूँ तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं,
ता हूँ लगा रहे, मैं खाता हूँ, तुम पढ़ती हो, सीता जाती है, मोहन सोता है, जो कि हम अपने डेली हैबिट्स में इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर इस सेंटेंस को। तो वो सारे के सारे सेंटेंस होते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट। तो पहचान क्या हो गई, पहचान सीखो। आप ऐसा मान लो कि एक कबूतर है, ये एक तोता है, ये मुर्गा और एक कौवा है। कबूतर, तोता, मुर्गा, कौवा। तो आपको पहचानने तो आना चाहिए ना भाई, कि मैंने बता दिया जाओ 4 लोगों से मिलोगे, 4 पक्षियों से मिलोगे, एक पक्षी का नाम कबूतर है, दूसरे का नाम तोता है, तीसरे का कौवा है और चौथे का मुर्गा है, मैंने बता दिया। अब इनके से आपको पहचानने ही नहीं आता है कि कैसे पहचानूंगी कौन तोता है, कौन कबूतर है, कौन कौवा है और कौन मुर्गा है। तो भले ही आप पूरी चीज़ें पढ़ लिए हो, लेकिन आपको पहचानने नहीं आता है, ठीक है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आइडेंटिफिकेशन। किसी भी जगह आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि सामने जो चीज़ दिया हुआ वो क्या है, कैसे है, क्यों है। अगर ये आइडेंटिफिकेशन आप जानते हो तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफिकेशन। किसी भी सब्जेक्ट में आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो पहला मैंने क्या बोला था, तोता, तोता का आइडेंटिफिकेशन, आई मीन सिंपल प्रेजेंट का आइडेंटिफिकेशन हम जानेंगे। फिर हम कबूतर, कबूतर का आइडेंटिफिकेशन जानेंगे। फिर उसके बाद हम मुर्गा, मुर्गा या कौवा कुछ था, उसका आइडेंटिफिकेशन जानेंगे। और ये कौवा का आइडेंटिफिकेशन जानेंगे। हम जान तो लिए होता है कैसे, ठीक है। एक बंदा था, टेंस, खानदान ऐसे शुरू हो रही। टेंस के 3 बच्चे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इस प्रेजेंट टेंस की भी फैमिली आएगी। इस प्रेजेंट टेंस के टेंस के 3 बच्चे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। शायद मैंने 4 बोल दिया हो गलती से, मुझे याद नहीं है। तो टेंस के 3 बच्चे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इस प्रेजेंट टेंस के फिर से 4 बच्चे, टेंस के 3 बच्चे, प्रेजेंट टेंस के 4 बच्चे। तो पास्ट टेंस के कितने होंगे? कंपटीशन का ज़माना है भाई, प्रेजेंट के 4 हुए तो पास्ट टेंस के भी 4 ही बच्चे होंगे। और फ्यूचर के कितने होंगे? जब प्रेजेंट और पास्ट 2 भाइयों के 4-4 हो गए तो तीसरे के भी 4 ही होंगे। यानी कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप होंगे, पास्ट टेंस के भी 4 टाइप होंगे और फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप होंगे। नेमिंग कैसे करेगा? खानदान का सरनेम तो सेम रहेगा। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 नाम हो गए। उसी तरह से पास्ट में चले जाए तो पास्ट के चारों का नेमिंग कैसे होगा? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली फ्यूचर का कैसे हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको एक रिदम दिख रही होगी कि ये बहुत मुश्किल नहीं है याद रखना, बस आपको उस रिदम पे फोकस करना है जिसको यहाँ पे एसिमिलेट किया गया, ठीक है। और थोड़ा सा पहचान लेते हैं सिंपल प्रेजेंट को। कैसे पहचानेंगे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ जाएगा? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह वगैरह रहेगा, इसी से मिलता जुलता। मैं खेलता हूँ, तुम पढ़ते हो, वह सोती है, रोहन रोता है, मोहन नाचता है। तो जितने भी सेंटेंस मैं बोल रही हूँ सबके एंड में क्या लगा हुआ? ता है, ती है, ते है, ता हूँ लगा हुआ है। तो सारे के सारे का आइडेंटिफिकेशन हो गया कि ये सिंपल प्रेजेंट। यानी किसका आइडेंटिफिकेशन हो गया? ये तोते का आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। चलो दूसरा आ जाते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। वाक्य के अंत में लगा रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। अगर ये लगा रहा तो आइडेंटिफिकेशन किसका हो गया? दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं खेल रहा हूँ, तुम सो रही हो, मोहन गा रहा है, राधा नाच रही है। तो ये सारे के सारे हो गए हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान होता है वाक्य के अंत में, मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है।
वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, नॉट इंग्लिश, हिंदी वाक्य के अंत में लगा रहेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। या फिर चुका में क्या आ रहा, आ है, चुका आ है, ई है, मैं लिख नहीं रही हूं इसको, ठीक है। चुका है यानी कि आ है, ई है, ए है, आ हूं। अगर ये लगा रहेगा तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। एग्जाम्पल में, मैं खाना खा चुकी हूं, तुम पढ़ चुके हो, सोहन सो चुका है, राधा खा चुकी है, मनीष पटना गया है, श्वेता घर गई है। तो ये सारे के सारे टेंस हो जाएंगे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है उसको मैं लिखूंगी नहीं अभी, क्योंकि वहाँ तक जाने में हमें बहुत टाइम लगेगा, तब तक इतनी बार रिपीट होगा कि आपको याद हो जाएगा। मैं हर टेंस की क्लासेस में सारे पहचान को बार 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 रिपीट करूँगी, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान होता है वाक्य के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, वगैरह वगैरह रह सकता है। जैसे कि वह खेलते आ रहा है, या वह सुबह से खेलते आ रहा है, या वह 2 घंटों से खेलते आ रहा है। मोहन इस घर में 1989 से रहते आ रहा है। तो ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूँ, ती आ रही हूँ, वगैरह वगैरह लगे रहेगा, तो वो हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज की क्लास में बस पहचान तक, अगले क्लास में लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस मिस मत कीजिएगा, इतनी आसानी से आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ पाएगा कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मेरे वीडियो को लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग फॉलो करो। मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। किसी ने मुझसे लिंक मांगा था, बाबू मैं आज के क्लास में, आज के वीडियो में लिंक डाल दी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।